नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मंगलवार का दिन काफ़ी अहम दिन है। अगर भारत की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक फ़ैसला सुनाया गया। इस फैसले में समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज के बारे में बात की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अपने माइनॉरिटी फैसले में जहां कहा कि इसकी ज़रूरत है, तो वहीं इस फैसले को 3-2 से नकारा गया। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर जो समलैंगिक कम्युनिटी है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। LGBTQIA+ ये कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में शायद अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हालांकि ये जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। अब कहा जा रहा है कि एक कमेटी बनी जाएगी जो उनके परेशानियां हैं उसे लेकर कोई समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। भले ही फैसला जो आया है वो उनके पक्ष में नहीं आया है, लेकिन आज इसके ज़रिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दा क्या है। आपको ये तो पता होना चाहिए कि क्यों सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे लोग, क्या हुआ है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसके बारे में शायद आपको और हमें जानकारी नहीं है, ऐसे क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में ही हम बात करेंगे। हम सफ़र ट्रस्ट में मौजूद हैं। ये मुंबई में ही हम सफ़र ट्रस्ट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सुबह से ही मौजूद थे हम सभी लोग इस उम्मीद के साथ कि फ़ैसला क्या आता है। अब जब फ़ैसला आ गया है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले वन ऑफ द पिटिशनर से बात करते हैं। मैम, पहले आपका नाम और आप लोग क्यों गए थे सुप्रीम कोर्ट, क्यों लगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए और क्या कुछ हुआ? मेरा नाम है डॉक्टर सुरभि मित्रा, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। बेसिकली पेटिशंस बहुत बार फाइल हुए और जैसे पहले इन लोगों ने बोला ना कि कि सेंटर को ही आप अप्रोच करिए, लेजिस्लेशन को ही आप अप्रोच करिए, व्हाई डू यू हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली ये बहुत बार हमको बताना ज़रूरी हो जाता है कि एक गवर्नमेंट नहीं बट n नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड अस। सो वी वुडंट ब्लेम अ सिंगल गवर्नमेंट कि नहीं ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट की वजह से हमको राइट्स नहीं मिल रहे, ऐसा नहीं है। मल्टीपल गवर्नमेंट्स को अप्रोच करने के बावजूद वैसा हुआ नहीं और इसीलिए फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में फाइल करते हैं। बट अल्टीमेटली देन वी डिसाइडेड कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाना बेटर रहेगा, बिकॉज देन ऑल द केसेस कैन बी क्यूमुलेटेड एट वन प्लेस। और सारे केसेस अगर एक जगह पे जाएंगे तो फिर एक मेजॉरिटेरियन व्यू दिखेगा, जो कि हमको माइनॉरिटी कहाँ जाता है वो व्यू हट जाएगा। एंड ऑल्सो वी एक्सपेक्टेड, बिकॉज 5 जजेस का बेंच बैठने वाला था एंड जस्टिस चंद्रचूड़ जो है इज़ वेरी लर्नड, वेरी एजुकेटेड, वेरी प्रोग्रेसिव। तो in that sense we thought that him being the CJI and also with the 5 bench judge, it would be a positive and progressive result for India. अब जब ये फैसला सामने आया है तो इसके आगे की लड़ाई क्या है? क्योंकि भले ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बहुत सारी चीज़ों पर बात की, चाहे वो सेम सेक्स मैरिज की बात हो, एडॉप्शन की बात हो, लेकिन 3-2 का ये जो पूरा जजमेंट सामने आया है, 3 के अगेंस्ट गए थे। तो अब इसके आगे की लड़ाई क्या होगी? क्या फिर से एक प्ली फाइल किया जाएगा या कमेटी के इंतज़ार किया जाएगा? ये कहा गया कि सरकार की ओर से कमेटी बनाई जाएगी, हालांकि वो कब बनाई जाएगी इसे लेकर अभी थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग किस तरह से देखते हैं और आगे की लड़ाई कैसे होगी? फ़िलहाल तो हम लोग इतने डिस्टर्ब है कि आगे की लड़ाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बट एट द सेम टाइम फर्स्ट, जैसे मैंने बोला कि हम पहले हमारे जो लीगल स्ट्रक्चर है, जो हमारे लॉयर्स हैं, जो उन लोगों से हम पहले बात करेंगे, बिकॉज लीगैलिटीज़ हमको इतनी समझती नहीं है। काफ़ी सारे वर्ड्स जो आज यूज़ हुए, अभी तक हम पूरा जो भी आया है वर्डिक्ट पूरा ढंग से नहीं समझ पाए हैं। बिल्कुल। तो वर्डिक्ट जो आया है वो अभी समझने की बात है, और वर्डिक्ट क्या है वो आपको बता दें। जहाँ पर ये मांग की जा रही थी कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी जानी चाहिए, तो इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुँचे। अब इसकी वजह क्या है? ऐसे क्या चीज़ें हैं या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसे शायद बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? सर, अगर आप पहले अपना नाम बताएं, ऐसे क्या चीज़ें हैं या ऐसे क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हुए हैं अब तक जिसके बारे में शायद जो दूसरी मेजॉरिटी है वो समझ नहीं पाई है? हम देश में अलग अलग माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, लेकिन आमतौर पर जो माइनॉरिटीज़ की बात होती है वो धर्म के आधार पर होती है, बाकी आधारों पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर शायद ही कोई ध्यान नहीं देता। तो क्यों लगा कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या फिर सेम सेक्स मैरिज क्यों चाहिए? ऐसे को अगर आप कोई उदाहरण या एग्जांपल दे सकें जिसके थ्रू हम बात करें। ठीक है, मेरा नाम दिनेश है और मैं हमसफ़र ट्रस्ट में काम करता हूँ। आई थिंक ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए कि क्यों जाना पड़ा। आई थिंक ये तो काफ़ी देर हो गया हमको जाने के लिए, इनफैक्ट जाना भी नहीं चाहिए था, बिकॉज जैसे हम इस देश में रहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम भी इसी देश में जन्मे हुए हैं, तो बाय बर्थ हमें वो राइट मिलता है। एंड जैसे आप हमारी सोसाइटी देखते हो,
सोशल स्ट्रक्चर जैसे हमने डिफाइन किए हैं एज अ सोसाइटी, उसमें शादी का जो एक मामला होता है या फिर शादी एज एन इंस्टीट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है। तो क्यों क्वेयर कपल्स को या फिर क्वेयर इंडिविजुअल्स को ये राइट जो है वो नाकारा जाना चाहिए? आप प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, वो काफ़ी अनगिनत है। आई थिंक हमने जो मई में जो हियरिंग हुए थे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई थी, इंक्लूडिंग क्राइसिस में नाम नहीं दे सकता वो अपने पार्टनर के, इंश्योरेंस बेनिफिट को, या फिर प्राइम एग्जाम्पल हमारे पास में हमसफ़र में काफ़ी सारे केसेस आते हैं जहाँ पे क्वेयर कपल जो है वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। अभी तो हम भी इंसान हैं, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, बट अगर मेरी फैमिली ने मुझे नकार दिया या फिर मेरी फैमिली मेरे साथ में नहीं है, मेरा पार्टनर मेरे साथ में है, इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑफकोर्स मेरे पार्टनर को वो हक होना चाहिए कि वो मेरे बिहाफ पे वहाँ पे साइन करे, रादर देन मेरी फैमिली के लिए वेट करे कि वो इतने दूर से आए वहाँ पे साइन करे। सो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे सामने है। दूसरा चीज़ है कि क्राइसिस केसेस जब मैं कहता हूँ वहाँ पे वायलेंस काफ़ी प्रोमिनेंट होता है कम्युनिटीज़ में। ऑफकोर्स एक्सेप्टेंस के लिए 377 जजमेंट को आए हुए 5 साल हो गए, अभी भी कम्युनिटी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस का सामना अभी भी कर रही है, तो वो एक काफ़ी प्रोमिनेंट है। और कोर्ट से वही हमारी मांग थी कि क्वेयर कपल जो है, स्पेशली जो महिलाएं हैं जो कि स्मॉल टाउन 2 टियर एरिया से हैं, वो हमारे पास में आती थी एक्सेप्टेंस पाने के लिए। तो इसीलिए हमें ये रिकग्निशन कोर्ट से मांगना बहुत ज़रूरी था। और जैसे डॉक्टर सुरभि ने भी बताया कि ऑफकोर्स काफ़ी गवर्नमेंट है, बट जुडिशरी जो है वो हमारा एक फाइनल होप है, बिकॉज प्रीवियस काफ़ी सालों में हमने देखा है कि काफ़ी प्रोग्रेसिव जजमेंट्स हमने देखे हैं। वी वर ऑल्सो होपिंग फॉर द बेस्ट। आई थिंक दिस इज़ नॉट द नेगेटिव जजमेंट आई वुड से, बट आई थिंक डेफिनेटली हमें इसके ऊपर और ज़्यादा सीखना है। टेक्निकल लैंग्वेज है, डिकोड करना उसे ज़रूरी है और कम्युनिटीज़ तक पहुंचाना है, ताकि हम और आगे का रास्ता उसके ऊपर जान पाए। बिल्कुल, इसमें आप ये उदाहरण को समझिए कि किस तरह से कहा गया कि अगर एक कपल है वो साथ में 30 साल से रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि या तो वो शादीशुदा नहीं है या फिर वो एक परिवार से नहीं आते, तो ज़रूरत होने पर भी या अगर मेडिकल इमरजेंसी होने के बावजूद सिग्नेचर वो नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ का न्याय है? क्या जो भारत का संविधान है उसमें राइट टू इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं? हम अलग अलग तरह के राइट्स की हम बात करते हैं, तो क्या उसमें जो LGBTQIA कम्युनिटी है, क्या उसे वहाँ पर वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए? इसी को आगे ले जाने की बात मैं करूँगा। और जो अगर सुप्रीम कोर्ट में इतने सालों तक, इतने महीनों भी बात हुई है और 10 दिन की भी बात करें अप्रैल और मई में, एक ये जो चीज़ कहा गया कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये अर्बन एलिटिस्ट है, यानी ये केवल शहरों में हमें देखने मिलता है, और ये एक जो रवैया था ये सरकार की ओर से भी आया था। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये केवल सरकार नहीं, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग जिनको इसके बारे में शायद नॉलेज नहीं है या ज्ञान नहीं है या उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, वो इसे केवल अर्बन एलिटिस्ट ही मानते हैं या ये सारे मामले को केवल शहरी मामले मानते हैं। इसे आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ और बहुत सी ऐसी संस्थाओं को जानता हूँ जो कि एकदम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जो कि 2 टायर 3 टायर सिटीज़ भी नहीं है, छोटी छोटी जगह हैं, जैसे वर्धा हो गया, अमरावती हो गया। वो तो कोई एलिट जगह नहीं है, वो लोग वहीं पे ही पैदा हुए हैं और वहाँ पे अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, एजुकेशन लेके वहाँ पे किया। तो ये एक्चुअली कोई भी स्टेटमेंट देने के पहले एक सॉलिड प्रूफ रिसर्च उनके साथ में होना चाहिए। मिनिस्कुल माइनॉरिटीज़ बोलते हैं कि ये बहुत कम संख्या में, ऐसा कौन सा एक नेशनल रिसर्च हुआ है आज तक? मुझे बताइए कि जो बताता हो कि अपने इंडिया में कितना LGBTQI कम्युनिटी है, और चाहे कितना भी मिनिस्क्यूल हो। तो हमारा तो, मुझे तो ऐसा लगता है हमारा संविधान तो ये कहता है कि 10 दोषी भले ही छूट जाए, बट एक जो अपराधी नहीं है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर कोई, हम इसी देश में पैदा हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, और ये कोई हमें जो हमारे नाम भी नहीं जानता है और कहाँ से हम, वो हमारी ज़िंदगी के फैसले ले रहे हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उसकी वजह से कितना हेल्थ ख़राब होता है, फिज़िकली हेल्थ, एक जो वायलेंस और हैरेसमेंट होता है वो एक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन सब चीज़ों को लेके कम्युनिटी के साथ में। और दूसरा, जो उस व्यक्ति की मेंटल हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। कितने सारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं जो कि उनके साथ हैरेसमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं। तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, है ना? तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा और कौन उसकी जवाबदारी लेगा? तो कोई भी स्टेटमेंट देने के पहले या कोई भी कुछ बोलने के पहले आप प्लीज़ पहले रिसर्च कीजिए और उसका फैक्ट सामने बताइए। बिल्कुल, तो ये काफ़ी अहम बात है कि इसे एक शहरीकरण या एक शहरी मामला के तौर पर जिसे इसे देखा जा रहा है,
तो ये केवल शहर में हो रहा है क्या, जिस तरह से एग्जाम्पल दिया गया कि ये अलग अलग जगहों पर मौजूद है, और क्यों ये एक ऐसा समय में हम रह रहे हैं जब केंद्र सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है, या फिर सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, ये भी हमें समझना होगा या सोचना होगा। बहरहाल हम और लोगों से बात करते हैं। अंजलि, आप अपना पूरा नाम बताएं, आपका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा है, आज क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अगर आप अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं। मेरा नाम अंजलि सिरोया है और मैं हमसफ़र ट्रस्ट के साथ काम करती हूँ। सुबह से, कल रात से ही जब से हमें पता चला कि आज जजमेंट आने वाला है, हम बहुत एक्साइटेड थे, नर्वस भी थे, क्योंकि कहीं ना कहीं डर लग रहा था। जो डर हमने 377 के टाइम देखा 2018 में या 13 या 2009 में, उसी सेम डर के साथ हम कल से तैयारी में जुटे थे। हम यही मान के चल रहे थे कि या फिर फेवर में आए तो हम क्या करेंगे, फेवर में नहीं आया तो क्या करेगा, जजमेंट कुछ भी हो सकता है। बट क्योंकि CJI ने जो जस्टिस चंद्रचूड़ है, उन्होंने इतने प्रोग्रेसिव जजमेंट दिए, इवन थ्रू आउट द हियरिंग, जब हम सुन रहे थे पूरे इतने हफ्ते भर जो हियरिंग चली, उसमें जो कुछ निकल के आया, जब उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि बीइंग अ मैन और अ वुमन इज़ नॉट अ एब्सोल्यूट स्टेट, तो वो इतना प्रोग्रेसिव था उस वर्ड्स में कि हमारी उम्मीदें और बढ़ गई। और सुबह से जब CJI ने वर्डिक्ट देना स्टार्ट किया, उनके डायरेक्टिव्स में, उनके जजमेंट्स में ये खुल के निकल के आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो निकलेगा, कुछ तो हमारे फेवर में आएगा। बट जब सब कुछ ख़त्म हुआ और पता चला 3:2 है और 3 जजेस फेवर में नहीं है, तो बहुत दुख हुआ कि जिस मुद्दे के साथ हम पहुँचे थे कि जो मैरिज इक्वालिटी की हमारी मांग है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेम सेक्स मैरिज, इट्स ऑल्सो अबाउट कि जो भी अपने पार्टनर को चुनना चाहे, उसका जेंडर एक माध्यम ना हो उन्हें उनकी मैरिज राइट्स ग्रांट करने का। हमारी लार्जर मांग वो है, बट उसमें तो हम फेल हुए हैं। हालांकि बहुत कुछ पॉजिटिव आउटकम आया है। मी एज अ ट्रांस पर्सन अगर मैं देखूँ, जो उन्होंने कहा कि हेट्रोसेक्सुअल ट्रांस पर्सन के मैरिज राइट अपहोल्ड है एग्जिस्टिंग मैरिज राइट्स में, तो वो कहीं ना कहीं आधी मुस्कुराहट है जो मैं इस वर्डिक्ट के बाद लेके जा सकती हूँ। बट दूसरे उन आइडेंटिटीज़ का क्या, जिनके पार्टनर्स उस बाइनरी में नहीं बैठते, उनके लिए तो अभी भी निराशा ही हाथ में आई है। और प्रैक्टिकल इश्यूज़ की अगर बात करें तो मैं दूसरे जो मुद्दे हैं, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, वो सब में ना जाकर बस एक सिंपल बात बताऊँ कि अगर कोई मेरा पार्टनर है, उसका हाथ पकड़ के भी अगर मैं सड़क पे चल रही हूँ, तो वो जो डर के साथ वो मेरा हाथ पकड़ेगा या पकड़ेंगे, वो डर आज भी रहेगा। और इस जजमेंट के बाद वो और डर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका साथ नहीं दिया। बिल्कुल। तो ये संविधान में जो राइट टू इक्वालिटी की बात या बाकी सारी बात की जाती है, क्या उसमें ये सारे मुद्दे नहीं आने चाहिए? क्या इस देश में अगर कोई किसी के साथ रह रहा है या हाथ पकड़ने में भी अगर डर लग रहा है, तो हम किस समाज में रह रहे हैं? क्या इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है? आपका नाम बता दें और आप इस पूरे जजमेंट को किस तरह से देखते हैं, और क्या कुछ होना चाहिए आगे जाकर, आगे की लड़ाई कैसे होगी? मेरा नाम ध्रुव है, मैं भी हमसफ़र ट्रस्ट में काम करता हूँ। ऑफ कोर्स जो आज बातें हुई, जो जजमेंट आया है, हम काफ़ी डिसअपॉइंटेड है उससे। बट जो जितने पॉजिटिव डायरेक्टिव्स आए हैं, जितनी पॉजिटिव बातें हुई, हम उनको वेलकम करते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट की बातें, हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं एट द सेम टाइम। आगे चल के जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट्स ऑन द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ कमेटी। और एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे आज ये सुन के लगी कि उन्होंने सिर्फ एक कमेटी के ऊपर ही डिसीजन सारा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा है कि कमेटी ने एक कंसल्टेशन करना चाहिए, क्वेयर पूरी कम्युनिटी को साथ में लेके, उनके ओपिनियंस, उनकी नीड्स जान के फिर जो भी जजमेंट है या फाइनल जो भी आना है रिज़ल्ट, वो बाहर आना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि जो कमेटी बनेगी, उन्होंने क्वेयर कम्युनिटी को साथ लेके एक कंसल्टेशन करके आगे के अब जो भी नेक्स्ट स्टेप्स है वो करना चाहिए। हमारी लड़ाई यहाँ नहीं रुक रही है। भले ही आज अगर पॉजिटिव जजमेंट भी आ जाता तो भी हमें आगे काफ़ी चीज़ों के लिए लड़ना पड़ता। एंड ऑफ कोर्स वी वर वेरी मच होपिंग कि हमें हमारे हक में या हमारे साइड में जो भी है रिज़ल्ट आए। बट ठीक है, कोई बात नहीं। 3:2 का है, इट्स नॉट अ बैड स्पेस। अगर 2 जजेस भी हमारे सपोर्ट में है, इट्स नॉट वेरी बैड। हम ऑफ कोर्स कोशिश करेंगे और आगे हमारे हक के लिए लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। तो ये लड़ाई तो दोस्तों लंबी है,
लेकिन अब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। संविधान में क्या कहा गया है? संविधान का आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है। क्या ये सारी चीज़ें केवल जो एक मेजॉरिटी है जो हेट्रोसेक्सुअल है केवल उनके लिए मौजूद है? बाकी लोगों का क्या? आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर पूरा फैसला आ रहा था, उसमें भी एक चीज़ कहा गया, आज से अगर 200 साल पीछे जाएं आप और तब अगर आगे का सोचें, तब तो सती वैलिड था, तब तो अलग अलग कास्ट में आप शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज सुधरा तो आपने अपने आप में भी बदलाव लाया। तो क्या इस चीज़ को लेकर आगे बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है? क्या इसके बारे में आपको और हम सबको सोचने की ज़रूरत नहीं है? इन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है इसे आपके सामने लाने की एक कोशिश इसलिए भी है क्योंकि ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके बारे में या तो हम सुनना नहीं चाहते हैं, या सुनते नहीं हैं, या समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें सुने, या ये सारी चीज़ें भी आप सोचें कि अगर आप किसी के साथ 30 साल से ज़्यादा समय से भी रह रहे हैं लेकिन उनसे शादी नहीं कर सकते, इमरजेंसी में उनका सिग्नेचर नहीं ले सकते हैं, उनको अपने पेंशन में अगर आपको नॉमिनी बनाना है, वो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। और ये कब जाकर थमेगा? क्या अब तक अगर मैं आपको उसके भी आंकड़े दूं, ऐसा नहीं है कि भारत दुनिया में ये पहला देश है जो इस तरह की चीज़ें करने वाला है। दुनिया भर में ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर ये चीज़ें पहले से हुई हैं। 2019 तक 32 ऐसे देश हैं जहां पर सेम सेक्स मैरिज अलाउड है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ताइवान ये भी शामिल है। एशिया की अगर बात करें तो उसमें जो ताइवान देश है वो शामिल है। तो ये सारी जो मुद्दे हैं इसके बारे में कौन सोचेगा? अब जहां कहा गया है कि एक कमेटी इसके ऊपर आगे का फैसला लेगी, या फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर जो फैसला है वो पार्लियामेंट में लिया जा सकता है, लेकिन सेंटर ने तो पहले ही अदालत में कह दिया कि वो इसके खिलाफ है। तो इसका रास्ता क्या निकलेगा? तो दोस्तों ये लड़ाई लंबी है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको जो परेशानियां हैं उसे समझना होगा, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में जानकारी लेनी होगी। और बतौर समाज क्या जितना विकसित हमें अपने दिमाग से होना चाहिए, जितना ओपन हमें होना चाहिए, क्या हम हैं? इसे लेकर आप अपने आप से भी सवाल पूछिए। बहरहाल इस वीडियो के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसे पूरी कम्युनिटी किस तरह से देख रही है वो लाने की कोशिश है, और साथ ही साथ उनके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसे हमने आपके सामने लाने की कोशिश की। इस वीडियो में इतना ही। आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, दूसरों के साथ साझा करें, उन्हें पूरे परेशानी के बारे में बताएं, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। नमस्कार।